चलो भाई, तो आज का हमारा नया चैप्टर शुरू है और चैप्टर का नाम क्या है भाई? इवोल्यूशन। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। समझ में आ रही बात? समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, किसी हॉलीवुड की मूवी से कम नहीं है। समझ में आ रही बात? और आपको इसमें यह पता लगेगा कि आखिरकार इस धरती पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे। समझ में आ रही बात? आज जो ऑर्गेनिज्म हम जिस तरह से देख पा रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिज्म शुरू से इस तरह से थे? जैसा कि हमने कुछ धर्म ग्रंथों के अंदर पढ़ा है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देख लीजिएगा, सब में ये लिखा है कि गॉड ने क्रिएटेड किया, बूम कबूम, तो ये बन जा, ये कहा तू बन जा, इसे कहा तू बन जा, तो वो बन गई। कहा गया कि जैसी स्पीसीज आज है ऐसी ही क्या थी, हमेशा से ऐसी ही रह गई है। समझ में आ रही बात? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? समझ रहे नहीं समझ रहे? जो बात हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे, जो बात हम अब तक अपने धर्म के अकॉर्डिंग सुनते हुए आ रहे, क्या वो सारी की सारी बात सही है? देखो यहाँ पर ये मत कर लेना, मान लो मैं कोई बात बताऊं ऐसा ये तो धर्म के खिलाफ आपने बात कर दी, इस तरीके की बात कर दी। देखो विज्ञान जो है वो थोड़ा सा प्रूफ के बेसिस पर काम करता है। समझ में आ रही बात? साइंस जो है वो कैसा काम करता है? प्रूफ के बेस पर काम करता है। जब हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ठीक है भैया, हम किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, बराए मेहरबानी उससे थोड़ा सा हम अलग हटकर सोचे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया लाइफ की फॉर्मेशन हुई तो हुई कैसे, और उसको लेकर के हमारे पास में कुछ एविडेंसेस हैं, हमारे पास में कुछ प्रूफ है, कुछ प्रमाण है, और उन्हीं प्रमाण के आधार पर हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई? बात करेंगे। क्योंकि साइंस में सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है भाई? एविडेंस की होती है। बिना एविडेंस में साइंस में कोई बात नहीं होती, और जो चीज साइंस में बिना एविडेंस के कही जाती है उस चीज को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, जो कि तब तक वैलिड होगी जब तक के लिए हमें उसका रिजेक्ट करने का कोई ठोस कारण ना मिल जाए। समझ में आ रही बात आपको? चलिए आज के चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है क्या? देखो इवोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि देखो सिंपल सा फंडा है, आपके एनसीईआरटी में बड़ी खूबसूरत सी लाइन लिखी हुई, क्या लिखी हुई है? कहने लगे व्हेन यू आर पीपिंग इन वो सॉरी व्हेन यू आर लुक एट द स्काई, जब आप क्या कर रहे हैं? स्काई में देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? वो जो तारे आप देख पा रहे हो ना, वो एक्चुअल में आप अपना पास्ट देख रहे हैं। हाँ, आप मिलियंस ऑफ ईयर पहले की कहानी को देख रहे हैं, लाखों साल पहले कहानी को आप देखने की कोशिश कर रहे हैं जब आप किसी तारे को देख पा रहे हैं। समझोगे? मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों बोला एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको देख रहा, तो आपको देखना इसका मतलब क्या? मैं अपने पास्ट को देख रहा है, प्रेजेंट को देख रहा? बोलो भाई, प्रेजेंट को देख रहा। जब मैं तुम्हें देख रहा, अब तुमसे बात कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब मैं अपने सराउंडिंग में देख रहा तो मैं क्या देख रहा? अपने प्रेजेंट को देख रहा। लेकिन जब मैं कहाँ देख रहा हूँ भैया? स्टार्स को देख रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ भैया? मैं अपने पास्ट को देख रहा, और पास्ट भी ऐसा जो लाखों साल पुराना पास्ट है। हरी बात समझ में? अब सवाल ये है, कहने लगा सर ये बात कैसे पॉसिबल है? देखो आपको मैं देख कोई चीज में देख क्यों पाता हूं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। कॉमन सेंस की बात है। मैंने आपको देखा, आपके ऊपर लाइट पड़ रही है, वो लाइट आपसे टकराकर मेरी आईज तक आ रही है, तो आप मुझे क्या हो रहे? दिखाई दे रहे। ध्यान से सुनना, क्या हो रहे भैया? दिखाई दे रहे। मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको सन से, जो सूरज होता है, उससे अर्थ पर लाइट आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट के करीब का समय लगता है। अरे लगता ही नहीं लगता है। इसका मतलब जो पहली रे अर्थ पर आकर गिर रही होती है, वो सूरज से एक्चुअल में 8 मिनट पहले की चली हुई होती है। समझना मेरी बात में क्या कहने को जा रहा है? सेम कहानी किसकी है भाई? सेम कहानी स्टार्स की है। ये स्टार्स हमने देखो, जो स्टीलर डिस्टेंस होती है, जो सितारों के बीच की जो दूरी नापी जाती है, प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस नापी जाती है, वो नापी जाती है लाइट ईयर में। किसमें नापते हैं भाई? लाइट ईयर के अंदर नापते हैं। तो आप ये देखिएगा, लाइट ईयर का मतलब है कि एक साल में लाइट ने कितना ट्रेवल किया। लाइट की स्पीड आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चलेगी? 3 लाख किलोमीटर चलेगी। समझ में आ रही बात? उसके बाद में फिर 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में आपको 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 36 18। आ रही बात समझ में? 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर चलेगी। कितने? 1 मिनट में। यानी 1 मिनट में कितने वो चलती है? वो उसमें चलती है भैया, वो 1 करोड़ 80 लाख किलोमीटर चल लेती है एक मिनट में। लाइट कितना चल लेती है? 1 करोड़ 80 लाख। समझ में आ रही बात आपको? और इतने किलोमीटर डिस्टेंस वो कितने दायरे में चल रही भैया? 1 मिनट में चल रही। फिर 60 उससे मल्टीप्लाई करो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो फिर 60 से गुना करो भैया। आरी बात समय में? फिर 24 से गुना करो, तो एक दिन का तुम्हारा क्या आ जाएगा? ट्रेवल डिस्टेंस आ जाएगी निकल के। तो बहुत ज्यादा बैठ गए? नहीं बैठ गए भैया। भैया आपने 1 करोड़ 80 लाख है, फिर गुना 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चौक 72, तो 72 करोड़ बैठ गया। हो गया नहीं हो गया?
अरे हो गया नहीं हो गया, ठीक है 72 करोड़ बैठ गया, फिर 72 को फिर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, करोगे नहीं करोगे, तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर क्या बैठ जाता है, सीन बैठ जाता है। तो सवाल कहने का ये है कि अच्छा ये लाइट की डिस्टेंस, ये जो हमें स्टार्स दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, लाखों वर्ष लग सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो देखो ये जो सितारे हमें यहाँ पे पास में दिखाई पड़ रहे, हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है कि अभी फिलहाल या नहीं करता। जो आप स्टार्स देख पा रहे हो लाखों करोड़ों साल पहले का, वहां से लाइट निकली थी, वो लाखों करोड़ों साल के बाद में वो धरती पर पहुंची है, और धरती पर पहुंचने के बाद में वो दिखाई पड़ा है आपको कि हाँ अब कोई क्या है, अब कोई स्टार है। क्या हम पास्ट में जा सकते हैं सर? यस। अगर कोई मैं अब की बात कर रहा हूं, अगर कोई दूसरे प्लेनेट से ऐसा कोई सिस्टम बना ले, ऐसी कोई दूरबीन बना ले कि वो हमारे पास तक देख सके, हमारी अर्थ को देख सकता हो, दूसरे प्लेनेट की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? किसी दूसरी गैलेक्सी के दूसरे प्लेनेट की बात कर रहा हूं, तो उसको अब तक हमारी धरती पर केवल और केवल क्या दिखाई पड़ेंगे? डायनासोर दिखाई पड़ेंगे, और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? क्योंकि प्रेजेंट में क्या हो रहा, इसको वहां तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। इंटरेस्टिंग है भाई, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? प्रेजेंट में क्या हो रहा, अब चूंकि अब तुम किलोमीटर में थोड़े बैठे मेरे भाई, तुम तो मेरे जरूर क्या नाम लेकर एक सेकंड से पहले के फ्रैक्शन में दिखाई दे जाओगे मुझे। क्यों? क्योंकि लाइट टकराई फटाक से दिख गई, ये टकराई फटाक से दिखा, ये टकराई फटाक से दिखा। समझ में आ रही बात है? लेकिन जब मैं अपने एटमोस्फेयर से बाहर देख रहा, अपने प्लेनेट से बाहर देख रहा, मुझे दिखाई पड़ रहा, कहने लगा अरे सर एक तारा टिमटिमा रहा, तो भैया वो तारा वास्तव में वहां एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ये भी नहीं मालूम है दादा मुझे। समझ पा रहे बात को भाई? आप क्या बोला मैंने कि वो तारा वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं मुझे ये भी नहीं मालूम है। तो क्या हुआ? ये हुआ कि वो जो स्टार से लाइट वहां से निकली होगी, करोड़ों साल पहले चली होगी, करोड़ों साल बाद में आकर के, हाँ वो बोलते ना कब सर तारा टूट रहा, जो तुम्हें तारा टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा ना, वो लाखों करोड़ों साल पहले खत्म हो चुका, लेकिन वो दिखाई आपको अब दे रहा है। तो पास्ट झांक रहे नहीं झांक रहे, हो गया नहीं हो गया? समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि व्हेन यू आर लुक एट द स्काई यू आर पीपिंग इनटू पास्ट। जब आप आसमान को देख रहे हैं तब आप कहां झांक रहे हैं? अपने पास्ट को झांक रहे हैं। और जब आप अपने सराउंडिंग को देख रहे हैं तब आप अपने वर्तमान से वाकिफ हो। समझ में आ रही बात आपको? तो इसी तरह से इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे भैया, बात करेंगे। तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए, सवाल है कि सर इवोल्यूशन क्या भला है, कि इवोल्यूशन किसको बोलते हैं? सबसे पहला, इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखाई पड़ रहा अरे हो गया इवोल्यूशन, ना भैया ना 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 ना, ऐसा नहीं है। लगा ये हो रहा है इवोल्यूशन, देखिए ना ना ना, बहुत ज्यादा स्लो है, लाखों साल में हजारों साल में होने वाला प्रोसेस है। ठीक है। दूसरा है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब है लगातार चलेगा जी, ऐसे नहीं चलने लगा आज यार इवोल्यूशन कह रहा कि भाई आज मैं नहीं चलूंगा क्योंकि यार आज ज्यादा ठंड है, आज मेरा मूड नहीं है चलने का। नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही बात? लगातार कंटिन्यूअस चलेगा, बहुत थोड़ा 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 चेंज होगा। ठीक है। सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल का मतलब क्या है भैया? पर्टिकुलर सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह का भैया कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलने वाला है। इरिवर्सिबल। ठीक है। इधर से इधर को जाएंगे, यहां से इधर को वापस नहीं आ सकते। समझ में आ रही बात? तो अपग्रेड होता जाएगा ना, डिग्रेड नहीं होने का, ध्यान रखिएगा। और एडवांस भाई, जब मतलब क्या बोलेंगे, सीक्वेंशियल और अपग्रेडेड वर्जन होगा तो एडवांस क्या होगी? प्रोग्रेसिव चेंज कहा जाएगा। और एक्चुअल में ये चेंज कहां पर दिखाई पड़ता है हमें? ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर हमको ये चेंज दिखाई पड़ता है। नहीं यार समझ में बात? तो इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस हो गया? धीमा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब लगातार होने वाला है। सीक्वेंशियल सीक्वेंस में चलेगा। इरिवर्सिबल वापस नहीं लौटेगा। एक चेंज होता है और वो चेंज वास्तव में कहां पर दिखाई पड़ता है हमें? ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर हमें वो चेंज देखने मिलता है, और उसी को हम क्या नाम देते हैं? इवोल्यूशन का नाम देते हैं। समझ में आ रही बात? जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, नहीं देख रहे, तो ये आपके क्या दिखाई पड़ रहा है? ये ह्यूमन का इवोल्यूशन दिखाई पड़ रहा। तो ह्यूमन का इवोल्यूशन कहां से कैसा आया? ठीक है। अब ये वापस ही नहीं जाने लगा। मान लो कि यहाँ पे आने के बाद बोला कि यार नीट क्लियर करने के लिए हमको तो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, चलो वापस चलते हैं वहीं पर, है चलो भाई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, टेंशन है, चलो वापस चल। नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। समझ में आ रही बात? अब हो गया तो हो गया, अब इसका कोई आगे अपग्रेडेड वर्जन आएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, तो एक वर्ड आता है कॉस्मोजेनी। कॉस्मोजेनी का मतलब समझते हैं आप? कॉस्मोजेनी, जहां पर हम इस यूनिवर्स की उत्पत्ति की बात करते हैं, जहां पर हम इस यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करते हैं। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, आखिरकार इसकी उत्पत्ति हुई कैसे, इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे, ये बना तो बना कैसे, इस कहानी को हम कहाँ पढ़ते हैं भाई? कॉस्मोजेनी के अंदर पढ़ेंगे। और इस बात को समझाने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम
नाम क्या था? एब्बी लेमित्री। क्या नाम था भैया उनका? एब्बी लेमित्री। अब्बू लेमित्री मत बोल देना, ठीक है। बात कब की है? बात है 1931 की। 1931 में उन्होंने एक थ्योरी दी। थ्योरी का नाम क्या था? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम था भैया? बिग बैंग थ्योरी। और उस बिग बैंग थ्योरी में उन्होंने समझाने की कोशिश करी। क्या समझाने की कोशिश करी? कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन आखिर होती तो होती किस तरह से। समझ में आ रही बात आपको? और उनके मुताबिक लगभग यूनिवर्स जो है, एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, इसीलिए हमें यही डाटा याद करना, हालांकि ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है। उनके मुताबिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स लगभग कितने साल पुराना है भैया? 20 बिलियन ईयर एगो। समझ में आ रही बात? 20 बिलियन। बिलियन का मतलब समझते हैं आप? देखो, जब भी मैंने बोला आपको 10 की पावर 6, तो ये क्या है आपका? मिलियन है। मैंने बोला 10 की पावर 9, ये क्या हो गया आपका? बिलियन हो गया। मैंने बोला 10 की पावर 12, ये क्या हो गया? ट्रिलियन हो गया। तो ये डाटा आपने क्या रखना? याद रखना। समझ में आ रही बात? तो यानी कि इतने साल पहले की क्या है? यूनिवर्स की उत्पत्ति है। समझ में आ रही बात? आ रही क्या नहीं आ रही बात? समझ में क्लियर है? तो ये आपको क्या रखनी, ध्यान रखना। कितना हो गया बिलियन? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अरब, 10 अरब, 2 अरब साल पुराना यूनिवर्स हो गया। आ रही बात समझ में? ये डाटा इस तरह से हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये क्या है? ये कॉस्मोजेनी में क्या हुआ? ये हुआ। एक डायग्राम ऐड करना भूल गया मैं इसके अंदर, देखो कितना बेहतरीन डायग्राम था। आ रही बात समझ में? चलिएगा, तो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखो, बिग बैंग थ्योरी में आखिरकार हुआ क्या, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिएगा, मैं साइड में बना देता हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी सारे डायग्राम ऐड करने की, लेकिन वो डायग्राम भूला, और मैंने कॉपी बना रखा, मुझे उसमें फोटो तो मिला नहीं था, फिर मैंने अपना साइड में अलग डायग्राम बनाया, ठीक है। देखो हुआ क्या था बिग बैंग थ्योरी में, आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ से कुछ एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। एक्चुअल में कुछ नहीं था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, शुरुआत में इस तरह से हमारा क्या था, इस तरह से हमारा एक कंपोनेंट था जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेम, 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 इस तरह से इसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका सब एटॉमिक पार्टिकल का एक क्लस्टर था। क्या था? सब एटॉमिक पार्टिकल। मेनली इसमें क्या थे? न्यूट्रॉन थे। समझ में आ रही बात? टेम्परेचर इसका क्या था? ठीक ठाक था। टेम्परेचर इसका लगातार क्या हो रहा था? बढ़ता जा रहा था। तो इलेम इसको बोला जाता है। एक कंडेंस था। पूरा यूनिवर्स किसी और फॉर्म में नहीं था, एक निराकार फॉर्म में इस तरह से क्या था आपका? पाया गया। समझ में आ रही बात? अब इसमें क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक इसमें सिंगल, ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी ने बोला है कि इसमें क्या हुआ? सिंगल, एक ही क्या हुआ भैया? थर्मोन्यूक्लियर, टेम्परेचर से रिलेटेड थर्मोन्यूक्लियर क्या हुआ भाई? एक्सप्लोजन हुआ। एक सिंगल क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। और ये जो आपका पूरा का पूरा मैटर था ना, ये पूरा का पूरा मैटर जैसे ब्लास्ट होगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, नहीं बटेगा? तो ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होकर के ये छोटे 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 टुकड़ों में क्या हो गया भाई? कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रही बात आपको? ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े थे, इन टुकड़ों को हमने नाम दिया गैलेक्सीज का। क्या नाम दिया भैया? गैलेक्सीज का नाम दिया। इनमें से इतनी सारी यूनिवर्स में गैलेक्सीज बनी, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी भी बनी, और हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है भाई? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। उन गैलेक्सी का, ध्यान से सुनिएगा, इन छोटे छोटे एक्सप्लोजन के बाद में क्या बने? छोटी छोटी क्या बनी भैया? छोटी छोटी गैलेक्सीज बनी। इन गैलेक्सीज में क्या है भैया? इन गैलेक्सीज में, हाँ, ये क्या है? हमारी भी गैलेक्सीज है। इन गैलेक्सीज का जो सेंट्रल पार्ट है ना, किसकी बात कर रहा मैं? इन गैलेक्सीज के जो सेंट्रल पार्ट की बात कर रहा, उसका टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज होने लगा, हॉट होता चला गया, और उसको बाद में हमने क्या नाम दिया? सन का नाम दे दिया। यानी कि जो आज आप स्टार देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में एक सन होता है। समझ में आ रही बात? अब अंदाजा लगा लो कि इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, हमारी ही गैलेक्सी का एक सन है जो हम देख पाते हैं। ऐसे ही कितने सारे गैलेक्सीज होंगे। तो क्या ये कहना सही होगा कि लाइफ केवल अर्थ के ऊपर ही मौजूद है? क्या ये कहना समझदारी होगी कि जीवन की फॉर्मेशन, लाइफ की फॉर्मेशन केवल और केवल कहां हुई है? अर्थ के ऊपर हुई है? क्या ये कहनी समझदारी होगी? नहीं भाई। लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में गैलेक्सीज मौजूद हैं। और आप देख पाते हो ना, जब स्टार्स दिखाई पड़ते हैं आपको रात में, जब आप स्टार्स को देखते हैं, कभी कभी तो बहुत भर भरा के आपको स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। अरे सर, वे क्या नए बने? नहीं भाई, तो मौसम ऐसा साफ हुआ, क्लियरेंस ऐसा हुआ कि तुम्हें कुछ सब कुछ दिखाई पड़ गया। कोई रुकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तेरी की इतने सारे स्टार्स भी होते हैं आसमान में। हमारा एटमॉस्फेयर साफ हो गया, तेरी की इतने सारे स्टार्स हैं आसमान में। तो उसका जो सेंट्रल पार्ट था, क्या हुआ भैया? सेंट्रल पार्ट हॉटर होता चला गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? सन बोलते चले गए, ठीक है। अब ये क्या था? अब ये गैलेक्सी जो थी अपना, जैसे अलग अलग हुई, फिर फैलने लगी थोड़ी सी। समझ में आ रही बात? अब जैसे जैसे फैलने लगी, फैलने के साथ साथ इनका टेम्परेचर भी क्या हुआ? डाउन हुआ। गैलेक्सीज अपने आप नहीं फैली, जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है वही क्या होने लगा? एक्सपांड होने लगा। और एनसीईआरटी बोलती है कि एज यूनिवर्स एक्सपांडिंग, जैसे जैसे यूनिवर्स फैल रहा था, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी क्या होता चला जा रहा था? डाउन होता चला जा रहा था। तो ये जो गैस के जो बादल
थे ना, जो छोटे छोटे गैस के बादल थे, जिनको हमने क्या नाम दिया, गैलेक्सीज का नाम दिया। ये गैस के बादल छोटे छोटे क्या होने लगे, इसका सेंट्रल पार्ट और ज्यादा गर्म होने लगा, बाकी सब ठंडा होने लगा। समझ में आ रही बात। तो बीच वाले पोर्शन को हमने क्या नाम दिया, आपको उसका नाम दिया, क्या बोलते हैं, सन का नाम दिया। तो यहाँ पर एक सोलर नेबुला की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, सोलर नेबुला, इस तरह से, जिसमें बीच वाला पार्ट क्या है, सन है, और यहाँ पर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर गैस के कुछ गोले रिवॉल्व कर रहे हैं, और बाद में हमने उन्हीं गैस के गोलों को प्लेनेट का नाम दिया। समझ में आ रही बात। अब अंदाजा लगाओ कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में इस ब्रह्मांड में गैलेक्सियाज मौजूद है, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी है, और एक गैलेक्सी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में आपके गैस के गोले हैं, जो कि कंडेंस होकर के प्लेनेट बन चुके हैं। उनमें से एक प्लेनेट हमारा है अर्थ। उस अर्थ के ऊपर हजारों लाखों करोड़ों खरबों की तादाद में आदि मौजूद है, उसमें से एक इंसान हम है, और हम कॉलर खड़े करके क्या बोलते हैं, तेरे से तू है कौन बेटा। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हमारी अर्थ ही एक रेत के कण के समान है। तुम अर्थ को छोड़ो, हमारी गैलेक्सी एक रेत के कण के समान है, तो हम किस खेत की मूली है भाई। समझो तो सही बात को। आ रही बात समझ में। गुरूर किस बात का है इंसान को, गुरूर इस बात को, लोगों में देख लो मेरे चाचा विधायक है, मेरे चाचा के उससे कनेक्शन है। समझ में आ रही बात। मेरे फलाने थानेदार से कनेक्शन है, आता है नहीं आता है। मेरे फलाने जो है मिनिस्टर से कनेक्शन हो गया, मंत्री जी के साथ बिताए गए कुछ यादगार पल। होता है नहीं होता है, अरे होता है। कल देख रहा था, हमारे एक स्टूडेंट था बेचारा, नाम तो मैं लूंगा नहीं, उसके मैंने फोटो देखे करंट एमपी के साथ में, जो भी करंट एमपी हमारे एरिया के, उनके साथ में फोटो। और बेचारा वो भाई अंडे का छिलका है, अभी बाहर भी नहीं निकला अंडे में से, ठीक है। उसने फोटो डाला कि मंत्री जी के साथ बिताए हुए कुछ यादगार पल, और मंत्री जी उसे, हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं, मंत्री जी को मालूम भी नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे। खैर वो तो चीज हमारी अलग हो गई, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंसान तो छोड़ो, इस ब्रह्मांड में इस अर्थ को भी छोड़ो, अर्थ को भी छोड़ो, इस ब्रह्मांड में इस गैलेक्सी की भी कोई औकात नहीं है भाई। तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा तारा ही तो दिखाई पड़ रहा है, क्या साइज दिख रहा होगा तुम्हें, इतना सा बिल्कुल एक रेत के कण के समान पार्टिकल दिखता है तुम्हें चमकता हुआ। समझ मारी बात। वो एक गैलेक्सी का सन है भाई। इतने सारे तारे हैं, आपको भाई दिखाई पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, वो सब के सब क्या है आपके, वो सब के सब गैलेक्सीज हैं। इतनी सारी गैलेक्सीज में क्या, जब तुम उसे रेत का कण देख रहे, कोई तुम्हें नहीं रेत का कण देख रहा होगा भाई है? अभी तक तुम अपनी गैलेक्सी से ही नहीं बाहर निकले। क्या कह रहा भाई मैं, अभी तक अपनी ही गैलेक्सी में हम थोड़े से प्लेनेट खोज के कूदे कूदे फिर रहे। ये सूर्य ग्रह, सूर्य तो खैर हो गया, ये हमारा बृहस्पति हो गया, ये हमारा मरकरी, ये हमारा वीनस, ये हमारा जुपिटर, ये हमारा मार्स, ये हमारा मून तो खैर हमारा सैटेलाइट हो गया, नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का। समझ मारी बात आपको। ये सब के सब हम खुश हो फिर, हम कूदे कूदे फिर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कुछ नहीं करा भाई। समझ में आ रही बात आपको। तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बना आपका, सोलर नेबुला बना। और ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक्सप्लोजन कब हुआ, 20 बिलियन ईयर एगो। कितने साल पहले हुआ, 20 बिलियन। मोर प्रिसाइज में बताऊं 13.8 बिलियन ईयर एगो इसका डाटा है, लेकिन ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं। एनसीईआरटी ने 20 बिलियन ईयर एगो दे रखा है। एनसीईआरटी ने बोला ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर एगो, तो आपको यही डाटा याद रखना है। अदरवाइज एग्जैक्ट क्या है, 13.8 बिलियन ईयर एगो होता है। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। तो 20 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ये वाली कहानी आपको देखने मिली, ठीक है। अरे क्लियर है। उसके बाद में 20 बिलियन ईयर एगो से लेकर के जो हमारे प्लेनेट बने और जो अर्थ की फॉर्मेशन हुई, अर्थ की फॉर्मेशन हुई 4.5 बिलियन ईयर एगो। कितने साल पहले हुई भैया, 4.5। यानी कि कितना फर्क पड़ गया यहाँ से, 20 से 4.5 के बीच में 15.5 साल बिलियन ईयर एगो, 15.5 बिलियन साल पहले। समझ में आ रही बात। 15.5 बिलियन साल में यहाँ के एक्सप्लोजन से लेकर के अर्थ के बीच में फॉर्मेशन बनने तक का टाइम लगा। यानी यूनिवर्स को ठंडा होने में इतना समय लगा। समझ में आ रही बात। भाई जब ब्लास्ट हुआ, गरम गरम होता है तो गैस होगी नहीं होगी, वो फैलेगी भाई, गैस तो फैलेगी। अब जैसे जैसे फैलेगी वो क्या होगी, वो कंडेंस होगा। अरे होगा नहीं होगा। अब वो धीरे धीरे कंडेंस होगा, वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद में क्या है, शुरुआत में अर्थ भी आग का गोला रही होगी, इतना टेम्परेचर रहा होगा। फिर वो आग का गोला और यूनिवर्स फैलता गया, और टेम्परेचर कम हुआ, वो आग शांत होती गई। फिर बादल बने होंगे, बादल बने से बारिश पड़ी होगी, बारिश पड़ना उठना पड़ना उठना, वेपर बनी उठी। अब जैसे तुमने कभी कभी तुमने देखा ना कि लकड़ी जब खाना बनाने के देग उतार लेते हैं, उसके बनाने के बाद में लकड़ी पे पानी डाल दो तो एकदम भाप उठती है ना बहुत तेजी के साथ में। तो ऐसे ही अर्थ पर प्रोसेस चला होगा कि अर्थ पर लगातार हजारों साल तक बारिश हुई होगी, तब जाकर ये अर्थ ठंडी बनी होगी। बहुत सारे प्रोसेस, सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी क्या समझा हमने कि भैया 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या बना हमारा, 4.5 बिलियन
बिलियन ईयर होगा, हमारी बनी अर्थ। आ रही बात समझ? और अर्थ के मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ के बेसिकली आपको, चलो छोड़ो, और लगभग अर्थ पर लाइफ कितने साल पहले आई? 4 बिलियन ईयर एगो पहली लाइफ की फॉर्मेशन कहां पर होती हुई दिखाई पड़ी भाई? हमें अर्थ पर दिखाई पड़ी। यानी कि अंश जो जीवन के हमको देखने पड़े अर्थ पर, वो कब थे? वो हमारे 4 बिलियन ईयर एगो थे। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? ये बिग बैंग थ्योरी, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि भैया ऐसे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी को हम इसी का नाम देते हैं। समझ में आ रही भाई बात आपके? मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है हमारी? यही बिग बैंग थ्योरी, जिसको हमने बोला, बताया मैंने आपको कि ये क्या है? ये मिल्की वे दिखाई पड़ रहा ना, सेंट्रल पार्ट होटर है, और चारों तरफ क्या है इसके? ये हमारा मतलब ये हमारी गैलेक्सी दिखाई पड़ रही है। यूनिवर्स क्या हो रहा? लगातार एक्सपांड हो रहा है। इसका टेम्परेचर एक्सपांड होने की वजह से क्या हो रहा भाई? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुई भैया? 4.5 बिलियन ईयर एगो। और ओरिजिन ऑफ लाइफ कितने साल पहले हुई? 4 बिलियन ईयर एगो हुई। ये भी आपने क्या रखना है भाई? ध्यान रखना है। अब सवाल ये है कि जो हमारे इवोल्यूशन हुआ है बायोलॉजिकल, मतलब ये जो लाइफ बनी है, अर्थ के बनने तक का तो चलो हमारे समझ में आता है। अब ये जो लाइफ बनी है, इस लाइफ के बनने में क्या रोल था? इस लाइफ के बनने की क्या कहानी थी? क्या वास्तव में लाइफ ऐसे ही बनी? तो इन थ्योरी को देखते हैं हम एक एक करके। देखो एनसीईआरटी में आपकी थ्योरी को कुछ बिखेर के बता रखा। जैसे शुरुआत में ही उन्होंने एबायोजेनेसिस का जिक्र कर दिया, समझ में आ रही बात? बाद में थोड़े टाइम के बाद में उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का जिक्र कर दिया, एबायोजेनेसिस का जिक्र कर दिया, फिर पेनिस्पर्मिया का जिक्र कर दिया सबसे शुरुआत में। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने एनसीईआरटी को देखा, एनालाइज किया, एनालाइज करके सारी की सारी जितनी भी थ्योरी थी मैंने एक ही जगह लाकर रख दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? चलिएगा, तो सब हम सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या है भैया? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये दिखाई पड़ रहा है ना आपको? क्या जैसे किसी का हाथ में कुछ है और वो क्या है, वो कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि गॉड है, और गॉड जो है यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जीवन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये गॉड का हाथ नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का अपना क्या है? तरीका है। समझ में आ रही बात? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन किसके ऊपर बेस्ड थी? ये बेस्ड थी बेटा रिलीजन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड थी? हमारे रिलीजन के ऊपर, धार्मिक ग्रंथों के ऊपर, धर्म ग्रंथ के अंदर। ठीक है, जैसे कहा गया कि ये माइथोलॉजिकल बेस्ड थ्योरी थी। माइथोलॉजिकल मतलब क्या है? कि जो धर्म में बात लिखी गई ये उसके आधार पर थ्योरी थी, और इसके मुताबिक जो लाइफ और यूनिवर्स है ना, लाइफ बनी और जो यूनिवर्स है वो किसने बनाया भाई? वो बनाया एक डिवाइन पावर ने, जिसको हम आज क्या बोलते हैं भैया? गॉड के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? अपने अपने धर्म में कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई भगवान बोलता है। समझ में आ रही बात? तो उन्होंने जो है इस चीज को क्या किया? इस लाइफ की फॉर्मेशन करी। समझ में आ रही बात आपने? क्लियर है? और इनके मुताबिक अर्थ जो है वो कितने साल पुरानी है भैया? 4000 साल पुरानी अर्थ है। कितने साल पुरानी अर्थ है? 4000 साल पुरानी। अब मैं बेटा किसी भी धर्म ग्रंथ पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं क्या कह रहा हूं कि अर्थ हमारी कितने साल पुरानी है? 4000 साल पुरानी, अकॉर्डिंग टू इसलिए। और हर धर्म के मुताबिक अलग अलग कहानी है। हर धर्म के मुताबिक क्या है? अलग अलग कहानी है। ठीक है, तो अर्थ कितने साल पुरानी होगी भाई? 4000 साल पुरानी। और हमारी अर्थ पर एविडेंसेस कितने साल पुराने हैं? 10,000 साल पुराने, 50,000 साल पुराने, 20,000 साल पुराने, है नहीं है? डायनासोर के कंकाल मिलते हैं, रेडियोएक्टिव से पता लगता है कि भैया लाखों साल पुराने अवशेष हैं उनके। समझ में आ रही बात? तो अगर उनके अवशेष यहाँ पर मौजूद हैं, 1,00,000 साल पुराने हैं, 20,000 साल, 10,000 साल पुराने अवशेष मौजूद है, तो भैया अर्थ 4000 साल पुरानी कैसे हुई? मुझे ये बताओगे? समझ में आ रही बात? एविडेंसेस है, जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि ओरिजिन ऑफ लाइफ विदाउट वेरिएशन। जो लाइफ आज आपको जैसे दिखाई पड़ रही है वो पूर्व में भी क्या थी? ऐसे ही थी। जो थ्योरी हम पढ़ते हैं कि ये इससे ये इवॉल्व हुआ होगा, ये नहीं भैया। जितनी भी स्पीसीज आज आपको दिखाई पड़ रही वो शुरू से ही ऐसी थी, कांस्टेंट स्पीसीज यहाँ पर मौजूद थी। जैसे कि हमारी बायोडायवर्सिटी अभी फिलहाल कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन थी, तो शुरू से ही 1.7 से 1.8 मिलियन डायवर्सिटी हमारी यहाँ पर मौजूद है। इस लाइन का कथन का सत्यापन ये है। समझ में आ रही बात? और इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? फादर सोरेज। कौन थे भैया? फादर सोरेज। भाई चूंकि इसमें जो है इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमारे इसमें थोड़ा सा किनका जोर ज्यादा है? थोड़ा सा क्रिश्चियन जो साइंटिस्ट है उनका जोर ज्यादा है, तो इसीलिए वो अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने क्या करी थी? उन्होंने बात करी थी। समझ में आ रही बात? जैसे हमारी एक होली बाइबल की बुक है, तो बाइबल की बुक के अंदर भी क्या कहा गया है कि सबको सब कितने दिन में बना है? 6 दिन में बनाया गया। सबका सब कितने दिन में बना? 6 दिन के अंदर बना है। और 6 दिन में जो सबसे पहले गॉड ने ह्यूमन बीइंग बनाए, तो वो क्या बनाए? एडम एंड ईवा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आदम और हव्वा के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? मैं आपको बता दूं, जो आपके क्रिश्चियन है, जो आपके मुस्लिम है और जो आपके यहूदी है, इन तीनों का ओरिजिन कॉमन एक ही होता है, जिसे हम बोलते हैं अब्राहिम रिलीजन। क्या बोलते हैं भैया? अब्राहिम रिलीजन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मार्केट में तो 3 ही वैरायटी थी, क्रिश्चियन की, मुस्लिम की और यहूदी की, लेकिन एक मार्केट में अब नई वैरायटी और आ गई। कौन सी रिलीजन को फॉलो करने वाली? अब्राहिमी रिलीजन को फॉलो करने वाली, जो तीनों धर्म को क्या मानती है? गलत मानती है। बोलते हैं भैया तुम तो हमारे तो बच्चे हो। हाँ, बात हकीकत भी यही है। बात हकीकत भी यही है।
आ रही बात समझ में? भाई यहीं से तो चला था ना हमारा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तो जो है कहानी आगे चली थी ना। ठीक है, हजरत इस्माइल थे, अरे थे नहीं थे, हजरत इस्माइल थे, फिर हजरत ईसा आए, फिर वहां से क्या है, अल्लाह के नबी आए, ये लास्ट में यही तो थे ना हमारे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो क्या हुआ यहाँ पर, तो यही तो हुआ कि ये क्या है देखो, तो ये इन तीनों का हिस्ट्री देखो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, इन तीनों रिलीजन की फॉर्मेशन में क्या बात कही गई है कि कहां से बात बनी, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हव्वा तक, ये शुरुआत यही हुआ। ये आकर ईसा मसीह पर आकर रुक गए, हजरत ईसा पर आकर रुक गए, हम अल्लाह के नबी पर आकर रुक गए, और ये हमारे हजरत इसराइल पर आकर रुक गए। समझ मारी बात? बस इतना सा फर्क है, और कुछ भी तो फर्क यहाँ पर नहीं है। समझ मारी बात? तो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू बाइबल, कि आदम और हव्वा को पहला इंसान इस अर्थ पर बनाया गया। और आपने तो सुना होगा कि औरत को जो है, माँ हव्वा को जो है वो हजरत आदम की टेढ़ी पसली से बनाया गया। ये तो आपने सुना होगा ना कि औरत जो है उस इंसान की टेढ़ी पसली से बनाया। नहीं सुनी बात, कहावत आपने नहीं सुन रखी? सुन रखी ना, ये कहावत है कि इन औरत को जो है वो इंसान की टेढ़ी पसली से बनाया गया है, इसीलिए अगर आप उसे सीधी करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसा माना जाता है, बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल में लिखा हुआ है कि जो ईवा है, यानी कि जो माँ हव्वा है, वो आदम अलैहिस्सलाम की 12वीं रिब से बनाई गई है। किससे बनाई गई भैया? 12वीं रिब से, जो 12th रिब। और 12th रिब का मतलब क्या है? जो कि फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो ऐसी होती है ना, थोड़ी सी ऐसी ऐसे पीछे मिलती है, वो तैर रही होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो अटैच नहीं होती। तो उस रिब से क्या बनाया गया? हजरत हव्वा को यहाँ पर बनाया गया। समझ में आ रही बात आपके? तो ये कहाँ लिखा गया? लिखा गया है सर बाइबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम हिंदू और हिंदू माइथोलॉजी का भी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो हमारे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे अर्थ के ऊपर, वो कौन थे? मनु और श्रद्धा। समझ में आ रही बात? ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, डोंट वरी, लेकिन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो हिंदू माइथोलॉजी भाई, वहां पर ना 3-4 रिलीजन एक्सप्लेन हो गए ना वहां पर, हिंदू मुस्लिम, सॉरी मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी वगैरह सब आ गए ना। तो मैंने फिर लगा यहाँ पर ये भी देख लिया, मगर ये भी तो पता लगे थोड़ा सा, ये भी तो हमारे कल्चर का हिस्सा है ये भी। ठीक है, तो क्या हो गया, मनु और श्रद्धा जो थे हमारे, वो क्या थे? अर्थ के फर्स्ट ह्यूमन बीइंग कंसिडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। ठीक है, चलिएगा। एक थ्योरी थी पहली हमारी, थ्योरी का नाम क्या था? स्पेशल क्रिएशन, जिसमें हमने क्या देखा कि लाइफ जो है वो ऐसी की ऐसी नहीं बनी, शुरू से ही ऐसी नहीं थी वो, सॉरी, शुरू से ही लाइफ क्या थी? ऐसी थी। अर्थ 4000 साल पुरानी थी। ठीक है, और सब कुछ किसने बनाया हुआ है? सब कुछ गॉड ने बनाया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया। इसको हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ जो है ना अर्थ पर, वो यहां से नहीं आई। वो कहां से आई? वो स्पोर्स की फॉर्म में। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी ने हाईलाइट किया हुआ है स्पोर्स को। ठीक है, स्पोर्स की फॉर्म में कहां से आई है? आउटर स्पेस से। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि अर्थ पर है, कोई लाइट आगे गिरी, तो ये लाइट नहीं, ये स्पोर्स आगे गिर रहे अर्थ के ऊपर, और इन स्पोर्स में क्या है? लाइफ। जैसे आपको दिखाई पड़ रहा कि ये अर्थ है, ये स्पोर्स आया, आया नहीं आया? देखो भाई, ये स्पोर्स है, अबे ये है ना, ये स्पोर अर्थ के ऊपर आकर गिरा, अर्थ से टकराया, टकरा के आने के बाद में अर्थ पर क्या बन गई? लाइफ की फॉर्मेशन होती हुई नजर आई। समझ मारी बात? तो ये थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया है, इसको भी मतलब ये थ्योरी ऐसी है, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ आपके ये स्पेशल क्रिएशन तो खैर रिलीजन बेस्ड थ्योरी है। बाकी जो आपकी पैनिस्पर्मिया थ्योरी, इसको भी काफी साइंटिस्ट लोग क्या मानते हैं भाई? सही मानते हैं। ठीक है, और सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो एलियन 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 करते फिर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग ही एलियन हो? कुछ भी हो सकता है भाई, काल के गर्भ में क्या छिपा कौन जानता है। चलिए, उसके बाद में सबसे मजेदार स्टोरी है थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। मजेदार का मतलब क्या है? इसकी कहानी ही अलग ही लेवल की लेके आए इन्होंने, अलग ही लेवल की दारू पी के बात करी। ये दारू पी और दारू पी के आगे बोले करना, चलो भाई आज थ्योरी हम भी देंगे। अच्छा भाई, क्या थ्योरी दोगे? चलो, उन्होंने थ्योरी का नाम दिया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। बोले तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब लाइफ बनी ऐसे कबूम बन गई। ओहो, कैसे बन गई? ये बोले कि भैया अपने पसीने से भीगी हुई शर्ट को किसमें डुबो दो? भूसे में दबा दो। 21 दिन बाद उससे चूहा बन के निकल जाएगा, चूहा बन के आ जाएगा उससे। आरी बात समझ में? जो हमारी नील नदी है उसके आसपास जो मिट्टी लगी हुई है, आरी बात समझ में, उस मिट्टी में से मेंढक बनते हैं। गोश्त का टुकड़ा तुम यहां पर रख दो, तो जैसे जैसा गोश्त का टुकड़ा खराब होने लगेगा, तो उस खराब हुए गोश्त के टुकड़े से क्या निकलेंगे? उस खराब हुए टुकड़े से भैया कीड़े बाहर निकलेंगे। मतलब उनके कीड़े तो आएंगे गोश्त पर, लेकिन आज हमें पता है ना कि वो आते हैं वहां पर। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि जो गोश्त का टुकड़ा होता है ना, उस गोश्त के टुकड़े ने कीड़े बना दिए, यानी कि कबूम हु बन जा, मंत्र फूंक दे कौन हुआ है, मंत्र फूंक दे निकल जा बाहर। ऐसी सी थ्योरी दी इन्होंने। और कमाल की बात है, इस थ्योरी के सपोर्टर कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे मैं आपको बताऊं। तो साइंटिस्ट नहीं थे, एक फिलोसोफर थे, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। वे सपोर्टर थे इसके। एरिस्टोटल तो छोड़ो, एरिस्टोटल के गुरु थे जिनका नाम था प्लेटो। क्या नाम था भैया? प्लेटो। वो खुद इस बात को सही मानते थे कि अल्लाह, अगर बात तो सही कह रहे तुम। समझ में आ रही बात?
एम्फेडस अच्छे खासे फिलोसोफर थे भाई, ये इस चीज के क्या थे, सपोर्टर थे भैया। वॉन हॉलमोंट तो पढ़ा होगा आपने, वॉन हॉलमोंट कहां पढ़ा बताओ, इकोलॉजी के अंदर पढ़ा आपने, अरे पढ़ा, ठीक है, कहां पढ़ा था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इतनी लॉजिकल बात देने वाला बंदा थ्योरी दे रहा है इस चीज की, है नहीं, बड़ी मजेदार बात आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑटोजेनेसिस ऑफ लाइफ आ गई। सपोर्टर कौन था, एम्फिडोकल्स, प्लेटो और एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, याद रखिएगा। और मैं बता दूं, एक प्लूटो है वो अलग है, एक और प्लेटो है वो अलग है, एक प्लांट भी है प्लेटो, ठीक है। ये प्लेटो क्या है, ग्रीक फिलोसोफर है, जो एरिस्टोटल के क्या थे, गुरुजी थे हमारे। बोलो भाई। और वैन हॉलमोंट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पसीने से भीगी हुई शर्ट को भूसे में रख दो, वीट के बार में रख दो, तो क्या निकलेगा, वहां से 21 दिन के बाद चूहा निकल करके बाहर आ जाएगा। क्या बकवास वाली बात है। ये देखिएगा, गोश्त का टुकड़ा है, इससे कीड़े बाहर निकल रहे हैं, कि जैसे गोश्त चढ़ेगा तो उससे क्या निकलते हैं, वो कीड़े बना देगा। वो नहीं बनाता भाई, वहां पर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये आपको दिखाई पड़ रही है, ये क्या है, ये मेंढक है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अल्लाह भैया आप अपनी शर्ट वगैरह को नील नदी के किनारे जो मिट्टी है वहां पे भी डुबो के रख दो, तो वहां से क्या बाहर निकल जाएगा, मेंढक बाहर निकल जाएगा। सारी बकवास वाली बात है। अब इन थ्योरी को डिस्कार्ड किया किसने, एक थ्योरी ने, जिसका नाम क्या था, थ्योरी ऑफ डिस्कार्ड द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया बायोजेनेसिस से। देखो, ए का मतलब लिविंग है, बायो का मतलब लाइफ है, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन है, यानी कि लिविंग सोर्स से क्या बना, लाइफ की फॉर्मेशन बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि शर्ट से चूहा बना, शर्ट से क्या बन गया, मेंढक बन गया। इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया, और इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। एक नंबर था फ्रांसिस्को रेड्डी, स्पेलेंजियानी और लुइस पास्चर। लुइस पास्चर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम वो है इसमें, क्योंकि इन्होंने एक स्टेटमेंट को प्रूव किया था, जिसका नाम क्या था, ओमनी सेलुला ई सेलुली। याद आया, वो स्टेटमेंट क्या था, कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उस चीज का एविडेंस ये देने वाले थे। उसके अलावा जर्म थ्योरी ऑफ प्लाज्मा को भी, यानी बीमारी के बारे में बताया गया था, कि जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, जर्म्स की वजह से होती है, ना कि किसी टोने टोटके के कारण बीमारी होती है। पहले आदमी सोचता था कि मैं बीमार हूं तो ये मेरे कर्मों का फल है, फलाना ढिकाना, नमकाना झगराना। तो लुइस पास्चर ने कहा कि गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं है, बीमारी होती है जर्म्स की वजह से। समझ में आ रही बात। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जिक्र एनसीईआरटी ने, इसके थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा क्या दिक्कत है। तो 3 साइंटिस्ट थे। पहले नंबर पे कौन है भैया, फ्रांसिस्को रेड्डी। फ्रांसिस्को रेड्डी ने आगे कहा कि अल्लाह भैया, जो तुम बकवास कर रहे ना कि मीट से जो है ये बन गया वो बन गया, मैं दिखाता हूं तुम्हें मीट से बनाएगा। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने कंटेनर लिया। क्या लिया भैया, एक बीकर लिया। ध्यान से सुनिएगा। उस बीकर के अंदर खुले में क्या रख दिया, गोश्त का टुकड़ा रख दिया, ठीक है। तो कुछ मक्खी मच्छर कहाँ दिखाई पड़े, कुछ कीड़े गोश्त पर दिखाई पड़े। ये कीड़े है, मगोट क्या बोलते हैं, कीड़ों को बोलते हैं, व्हाइट व्हाइट कीड़े देखे ना अभी। तो कुछ कीड़े मक्खी मच्छर जो थे आपको ये कहाँ दिखाई पड़े, कुछ यहाँ पर दिखाई पड़े गोश्त के ऊपर, कुछ यहाँ बैठे, कुछ इस तरह से बैठे। क्या लगा, देखो भाई। तो लोगों ने कहा देख देख देख, हमने कहा था ना बनेगा ना, बने कीड़े गोश्त है, बन गए देख। क्या लगा, शांति रखो जरा, सब्र करो, धक्का मुक्की नहीं करना, अभी बताऊंगा आगे। उसने इस बार क्या किया, इस गोश्त के टुकड़े के ऊपर ये एक सील कॉर्क, एक कॉर्क का टुकड़ा रख दिया। अब जैसे कॉर्क का टुकड़ा यहां रखा, तो ये स्मेल जाने क्या हो गई, सारी की सारी बंद। किसी को पता ही नहीं लगा बाहर अंदर गोश्त का टुकड़ा रखा। तो मगट कहां से आएंगे, आएंगे नहीं। अब लोग टेंशन में। भाई अगर तुम्हारे मुताबिक यहाँ पर क्या है, लाइफ बन रही है सड़े हुए टुकड़े से, तो जब मैंने इसे कॉर्क के ढक्कन से बंद कर दिया, तब भी तो बननी चाहिए ना। अरे बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। अब क्यों नहीं बनी भाई, क्योंकि कनेक्शन खत्म, एटमॉस्फेयर से, एयर से कनेक्शन खत्म, किसी को पता ही नहीं लग रहा। तो कौन आएगा, क्या लगा कुछ ना कुछ झमेला है, ये ढकेगा तो फिर कैसे बनेगी। तो क्या लगा, कोई बात नहीं, मैं हवादार जालीदार कपड़ा लगा देता हूँ। यहाँ पर क्या लगा दिया, हवादार एक कपड़ा लगा दिया। अब जैसे हवादार कपड़ा लगाया, तो जो मगोट से जो कीड़े थे वो कहाँ आने लगे, वो यहाँ पर आने लगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से तो नहीं आए होंगे ऊपर, वो कहीं ना कहीं से बाहर से तो आए होंगे। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने बोला कि अल्लाह भैया, ये जो जर्म्स वगैरह आते हैं ये गोश्त के से नहीं बनते, ये एयर में जो जर्म्स होते हैं वहां से बने। क्या लगा फ्रांसिस, अब मैं बताता हूँ, जब भी आप किसी को ऐसी बात बताओगे जिससे उसका बिलीफ सिस्टम हिल जाए, तो वो हमेशा मना करेगा उस चीज को, ये कैसे पॉसिबल है। हमारे फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा हटा, ऐसे थोड़ा ही होता है, कोई बात नहीं। पिक्चर में आते हैं कौन भैया, स्प्लेंजानी। स्प्लेंजानी ने कहा, अच्छा, स्प्लेंजानी को अपोज करा था किसने, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक जानते हैं, जिसने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था, इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने इनका क्या किया था, अपोज किया था। और ऐसा नहीं कि एक दूसरे का अपोज करके दुश्मन कर लगा, चल तूने मेरी बात कट्टी, वहां मिल, तिराहे पे मिल, देखो तुझे मैं, नहीं भाई, मैं सम्मान के साथ में, सर आपकी बात ये गलत है, अच्छा लगती तो गलत है, प्रूव करो, चलो हाँ सर मैं एविडेंस ढूंढ रहा हूं। एक साइंटिस्ट अपना सारा जीवन एक चीज को डिस्कवर करने में लगा देता है, एक थ्योरी को देने में लगा देता है, ये जानते हुए कि उसकी थ्योरी क्या हो सकती है, गलत भी साबित हो सकती है।
एक साइंटिस्ट को मालूम है कि भैया रात के टाइम जब तू सोएगा ना और अगले दिन सो को उठेगा तो हो सकता है ऐसी कोई न्यूज आ जाए कि थ्योरी थ्योरी गलत साबित हो जाए और वो चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली तैयार होता है, डिप्रेशन में नहीं जाता मेरी तो थ्योरी होगी। और वो अन्ना साइंटिस्ट दूसरे टोंट मारते उस पर, क्या लगा भाई लगा तेरे पे कल लगा, ये चला था करने डिस्कवर, इस पे तो है नहीं फलाना देगा। साइंटिस्ट का लेवल ही भाई चीज ही अलग होती है, ठीक है। तो कौन आए? स्प्लेंजानी। स्प्लेंजानी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उन्होंने क्या लिया, स्प्लेंजानी ने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में या तो मीट लिया और वेजिटेबल, मीट का और वेजिटेबल का मिक्सचर लिया, सब्जी का शोरवा बोलते हैं जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, शोरवा लिया। उस शोरवे को क्या रखा, उस शोरवे को इसके अंदर रख के शोरवे को क्या कर दिया उन्होंने, बॉइल कर दिया। क्या कर दिया भाई, बॉइल कर दिया। ध्यान सुनिएगा, क्या करा, बॉइल करा, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या रखा, खुला छोड़ा, ठीक है। खुला छोड़ने के बाद में जाहिर सी बात है उसमें जर्म्स जनरेट होंगे, कीड़े वीड़े तो लगने लगने हैं उसमें, मच्छर मक्खी कीड़े वीड़े सब आगे बैठेंगे। कहा भाई देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अल्लाह का जी कोई बात नहीं। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, इसे बॉईल करने के बाद में उन्होंने क्या किया, इसे बॉईल करने के बाद में उसे इन्होंने ढक दिया और ढकने के बाद में यहाँ पर अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं किया। और ढका किससे, कॉर्क के टुकड़े से, जो कि बिल्कुल एयर टाइट मामला था जिसके आर पार हवा भी नहीं जा सकती। और भैया जब तक हवा नहीं जाएगी तब तक कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं होने का, याद रखिएगा। तो ये स्प्लेंजानी ने कहा, ये कहने लगा ये तो है, ये भी गलत है। लुईस पास्चर बोला, कहने बेटा अच्छा मैं बताता हूँ तुम्हें। तो लुईस पास्चर ने कहा, कहने लगा क्या तकलीफ है तुम्हें बताओ। कहने लगा नहीं नहीं ये फालतू बोल रहा। कहने लगा ये कैसे हुआ, कहने लगा इसने ऐसे गोश्त, इसने शोरबा को उस वाले को ज्यादा उबाल दिया, उस वाले को कम उबाल दिया, ज्यादा उबालने से जो है इसके की जो अंदर की जो सब वो शक्ति थी, जो क्षमता थी, वो क्या हो गई, वो सब खत्म हो गई। ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बात बताई। लुईस पास्चर ने कहा शांति रखो जरा, थारा भाई है, डू नॉट फियर, ठीक है। साइंटिस्ट कम्युनिटी स्प्लेंजानी बोलने लगा, कहने लगा यार लुईस बता, ऐसा बोलना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ, नरेट कर रहा हूँ। स्प्लेंजानी को कहने लगा लुईस पास्चर सर, फ्रांसिस्को रेड्डी, कहने लगा यार बता, मेरी बात मानी नहीं दे, बता यार क्या करें, हमने तो बात सही बताई। अब लुईस पास्चर एक रसूखदार आदमी, कहने लगा रुक जा, इन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अब देख जरा कैसे मनवाता हूँ बात। लुईस पास्चर ने कहा हाँ भाई क्या करे तुम, कहने लगा ढक दिया, आ जाओ मैं तुम्हें कुछ और चीज दिखाता हूँ। लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। एक फ्लास्क ऐसी ली जिसकी गर्दन बिल्कुल बहुत पतली, बहुत पतली, बहुत ज्यादा पतली थी, और किसके शेप में थे, स्वान नेक, जो आपका हंस होता है उसकी गर्दन के समान थी। क्या लगा इसमें तो जा सके भाई हवा, क्या लगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी। क्या लगा तो इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है, क्या लगा कोई एतराज नहीं, ठीक है चलिएगा। तो उसने क्या किया, उसने क्या, क्या लगा देखो, उसने इसे खुला छोड़ दिया, इसके शोरवा भरा, ठीक है। कुछ बोलते हैं इसे कि ईस्ट का सॉल्यूशन रखा इसमें, शोरवा भरा, उसके अंदर क्या था, ईस्ट का सॉल्यूशन, भरी हुई ईस्ट का सॉल्यूशन, ये शोरवा था। उसको इसने क्या किया, हीट किया। हीट करने के बाद उसने ये रखा है। कहने लगा बताओ यहाँ पर कोई ग्रोथ हुई, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, माइक्रोब की ग्रोथ ही ना हुई। लोग बोलने लगे लुईस पास्चर तो फ्राइडे आदमी है, क्यों तन्ने शोरवा ज्यादा उबाल दिया। क्या लगा ज्यादा उबाल दिया, हाँ, क्योंकि लुईस पास्चर को मालूम था कि फ्रांसिस्को रेड्डी को भी यही बात बोली थी, क्या तुमने ज्यादा उबाल दिया। उन्हें लग रहा था कि लुईस पास्चर इसे ढकेगा ना। लुईस पास्चर ने क्या किया, इस फ्लास्क को तोड़ दिया। कहने लगा ले, अरे बात समझ, क्या लगा अब तो नहीं उबालना, अब तो वो ये शोरवा, क्या लगा हाँ जी अब तो वो ये शोरवा। क्या लगा थोड़ी देर में भैया क्या हुआ, वहां पर जम से वो भर गया, पूरा का पूरा डब्बा भर गया। अब लोगों को हो गया दिमाग खराब, अबे ये क्या हुआ। हमने अगर तूने इसने सोचा कि दूसरा कंटेनर लेके आएगा ऐसी पे ढक्कन लगाएगा, नहीं भाई, कंटेनर तो वही था, दिखाया कि देखो भाई ग्रोथ नहीं हो रही। उन्होंने कहा क्या लगा भैया ग्रोथ किस तरह होगी जब तुमने ज्यादा उबाल दिया इसे। क्या लगा ले, उसने फ्लास्क की तोड़ दी, यहां से तोड़ दी, क्या ये तोड़ दी फ्लास्क, बिना फ्लास्क का बिना नेक का रह गया। अब क्या हो गया माइक्रो, इसे तो अलग से ग्रोथ नहीं करा उसने, समझ मारी बात। तो लोगों को समझ में आ गया, कहने लगा अब तो भाई बात जो सामने दिखाई पड़ रहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, समझ मारी बात। लोग टेंशन में आ गए कि ये कैसे होगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेन क्या हुआ कि देखो ये कैपिलरी इतनी पतली है कि जब हवा आएगी, हवा में जर्म्स होंगे, तो वो हवा यहां से आकर यहां होगी ना, तो फिल्टर हो जाएगी अपने आप ही, सारे के सारे जर्म्स कहां फंस जाएंगे, वो यहाँ पर फंस जाएंगे। जो नेक है ना ऐसी, इस तरह से सारे के सारे जर्म्स वहां फंस जाएंगे, हवा नेचुरली क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी, जर्म्स फ्री हो जाएगी। तो अगर अंदर एंटर भी करेगी तो कोई ग्रोथ यहाँ पर करने वाला नहीं है। और लुईस पास्चर ने उस थ्योरी को भी प्रूव किया जो कहती है कि लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जिसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रुडोल्फ विर्चो, जिसका स्टेटमेंट था ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, अरे बोलो आई क्या नहीं आई, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन ये दिया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, जीवन जो है पहले से मौजूद जो जीवन है उससे ही बन रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं बता पाए कि पहला लाइफ कैसे फॉर्म हुई। तो यही सेम स्टेटमेंट कहां बोला था मैंने, साइटोलॉजी वाले चैप्टर में बोला था, अगर आपके याद हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद में थ्योरी और आती है जिसे हम मॉडर्न या सिंथेटिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। थ्योरी का नाम क्या है, ओपेरन और हेल्डाने थ्योरी। क्या नाम है भैया थ्योरी का, ओपेरन एंड हेल्डाने थ्योरी। कितनी देर का लेक्चर हो गया भाई,
अर्थ इसका कोई बात नहीं, ठीक है। ओपेरिन और अगर जाने की इच्छा है ना, अगर देख ले चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओपेरिन और लंबी चलेगी थोड़ी सी क्लास ये। ओपेरिन और हेल्डाने थ्योरी, ठीक है। तो ओपेरिन और हेल्डाने, अब देखिएगा ओपेरिन कौन से साइंटिस्ट है भैया, ये रशियन साइंटिस्ट है, ठीक है। हेल्डाने कहाँ के थे भैया, ये थे हमारे इंग्लैंड के। कहाँ के थे, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के अंदर इनका जन्म हुआ था, लेकिन थे इंडियन साइंटिस्ट, थे क्या भैया, इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज, ये क्वेश्चन बन जाता है कि ओपेरिन वाज फ्रॉम, सर मैं बताता हूँ, बिल्कुल ट्रिक है। रशिया में क्या आता है, आर, ओपेरिन में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। हेल्डाने साउंड्स लाइक इंग्लैंड, आई बात समझ में, अरे लग रहा नहीं लग रहा, तो बस हो गया याद हमारे, क्लियर है। तो ओपेरिन कहाँ थे, रशिया के थे। हेल्डाने इंग्लैंड के बोर्न इंडियन साइंटिस्ट थे। इस थ्योरी को मॉडर्न या आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, केमिकल इवोल्यूशन पढ़ा। इन्होंने कहा कि एबायोजेनेसिस एट फर्स्ट हुआ, यानी पहले नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, और फिर उस लिविंग में क्या बना, इवोल्यूशन होता हुआ नजर आया। और बायोजेनेसिस उसके बाद में आज तक लगातार चलता हुआ आ रहा, और आगे भी क्या चलेगा, बायोजेनेसिस चलता हुआ नजर आएगा। ये थ्योरी किसने दी भैया, ये थ्योरी दी ओपेरिन और हेल्डाने ने थ्योरी दी। तो ओपेरिन और हेल्डाने ने क्या कहा, उन्होंने कंडीशन क्रिएट करी। उन्होंने कहा प्रिमिटिव अर्थ किस तरह से थी, उसके बारे में ओपेरिन और हेल्डाने ने बताया। तो उन्होंने, मैं बताता हूं आपके क्या हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऑक्सीजन फ्री, जैसे आज ऑक्सीजन मौजूद है, इस तरह से शुरुआत में ऑक्सीजन फ्री मौजूद नहीं थी। ऑक्सीजन थी किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, हरी बात में, किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या थी भाई, हमारी ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। तो जो फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, तो एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। आप जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, जानते नहीं जानते। जब ऑक्सीजन फ्री नहीं थी, तो एटमॉस्फेयर कैसा हुआ, रिड्यूसिंग हुआ। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ऑर्गेनिज्म कौन से मिलेंगे वहां पर, यूजुअली एनारोबिक मिलेंगे। इसका मतलब ये सवाल बड़ा क्रिटिकल है कि पहले ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिज्म आए कि नॉन ऑक्सीजनिक वाले ऑर्गेनिज्म आए, पहले आए एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में पहली लाइफ कहां पर बनी भैया, वाटर के अंदर। जीवन की उत्पत्ति क्या हुई भैया, वाटर के अंदर हुई, क्योंकि वाटर जो है लाइफ के ओरिजिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए। और उस टाइम पर एनर्जी का सोर्स क्या था, जो वोल्केनिक इरप्शन थे वो थे, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थी, जो हमारी कॉस्मिक रेज थी, और हमारे कई सारे अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप्स है। ये हमारे एनर्जी के क्या थे भाई, ये हमारे एनर्जी के सोर्स होते हैं। अरे ठीक है, बोलो भाई, ठीक है, चलिएगा। तो अब ये क्या हुआ, अब प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन अब देखते हैं कैसे थी, ठीक है, ध्यान दिएगा। जैसे ही बिग बैंग हुई, जैसे ही बिग बैंग हुई, बिग बैंग होकर के क्या हुआ, बिग बैंग होकर के सब गैस के टुकड़े अलग अलग हुए, कुछ आपस में टकराए, कुछ टकरा करके दूर हुए, यूनिवर्स फैलता गया फैलता गया फैलता गया, टेम्परेचर थोड़ा क्या होने लगा, डाउन होने लगा, ठीक है। चलिएगा, मैं आपको बताता हूं कि देखो, मैं आपको अर्थ बनाकर दिखाता हूं। क्या दिखाता हूं, अर्थ। ये मेरी क्या है भैया, ये मेरी अर्थ है, ठीक है। आप बोलोगे मास्टर का तो चल गया, दिख क्या, सारी उम्र से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसी अर्थ तो हमने देखी नहीं, लेकिन रियलिटी में यही है बेटा। समझ रहे नहीं समझ रहे, कैसे है बताओ। अब मैं काम करता हूं, ये अर्थ हो गई हमारी, हो गई। अब इस अर्थ में मैं क्या भर देता हूं भैया, इस अर्थ में मैंने भर दिया यहां पर पानी। अब समझ गए, क्या समझे। और पानी कहीं ना कहीं गड्ढा में तो होगा, और पहली बार इस अर्थ पर पानी कब रुका होगा, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आया होगा, 99.99 के पास। लेकिन उस टाइम पहली बार पानी, क्योंकि 100 पे तो पानी क्या करेगा, इवापोरेट कर जाएगा, वेपर बन जाएगा। पहली बार अर्थ पे पानी कब रुका होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब अर्थ का टेम्परेचर 100 से नीचे जस्ट आया होगा। 99, 98, 95, पहली बार तब रुका होगा ना। लेकिन क्या तब भी पानी खोल रहा होगा, क्या नहीं खोल रहा होगा। इसीलिए क्या बोला गया कि अर्थ जो है शुरुआत में खोलता हुआ गोला थी, एक आग का गोला थी। समझ मारी बात आपके। तो ये क्या हुआ, ये अर्थ है आपकी भैया। जैसे ये अर्थ बनी तो क्या हुआ, अब लगातार, अब ये सर पानी आखिर भरा तो भरा कैसे, देखो होता क्या था, होता यह था कि अर्थ शुरुआत में यहां पर क्या था, अर्थ हमारी खोलता हुआ लावा थी। अब खोलते उसमें क्या बनेगी, वेपर बनेगी। वेपर कहाँ गई, ऊपर गई। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कंडेंस होती चली जाएंगी, अरे होंगी, तो वो कंडेंस होकर के बादल बनेंगे, वो बादल फट के पानी गिरेगा, पानी से फिर वेपर बनेगी। जैसे तुमने कभी तवे पे पानी डाल के देखा, तुमने तवे पे, गर्म तवे पे पानी डाल देते हैं, एकदम वो पानी फुदक के एकदम वेपर बन के कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही पानी आया, पानी उस पर गिरा, लाखों साल तक, हजारों साल तक ऐसे ही लगातार बारिश होती रही, लगातार वेपर बनती रही, लगातार बारिश होती रही, लगातार वेपर बनती रही, बारिश वेपर, बारिश वेपर, बारिश वेपर। कभी ना कभी तो ठंडा होगा, अरे होगा नहीं होगा। उसके बाद में जाकर के ठंडा होने का मतलब क्या है कि पहली बार पानी जब रुका होगा, जब वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम आया। तो ये अर्ली एटमॉस्फेयर वाली कंडीशन इन्होंने दिखा रखी, ठीक है। देखिएगा हुआ क्या, हुआ ये था कि ये सन है, ठीक है, ये क्या है हमारा सन है, प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन है, जिसका टेम्परेचर कितना था, 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है।
सारी बात समझ में क्लियर है। अब उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये हुआ, देखिएगा ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप, सब का सब कहां से थे, ये आपके सन से, मतलब एनर्जी के सोर्स हमारे निकल के आ रहे थे, क्योंकि सन तो हमारा बन ही चुका था, जाहिर सी बात है। अब हुआ क्या, अब जैसे हमारा सन बना तो होता क्या था, होता ये था कि जैसे मान लो बारिश पड़ी, क्या पड़ी, बारिश पड़ी, बारिश कहाँ गिरेगी, गड्ढों में, गड्ढों में गिरते ही वो वेपर बन के कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर गड्ढों में गिरी, फिर वेपर बन के ऊपर, ऊपर कंडेंस हुआ, बादल बने गड्ढों में, कंडेंस हुआ, बादल बने गड्ढों में, ऐसे 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 करते 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 कितने साल हो गए, हजारों लाखों साल हो गए भैया। और पहली बार इन गड्ढों में पानी कब रुका होगा, जब इनका टेम्परेचर क्या हुआ होगा, 100 डिग्री से कम है, यानी कि टेम्परेचर 5000-6000 डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ आया होगा, 100 डिग्री 99 डिग्री पर आया होगा, तब पहली बार यहाँ पर क्या रुका होगा भाई, पानी रुका होगा, ठीक है। और जब पानी रुक गया तो अब लाइफ की फॉर्मेशन भी हो ही जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करना भैया किसके बारे में, बायोजेनेसिस के बारे में। बायोजेनेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, ये तो ए बायोजेनेसिस हो गया भैया, ए बायोजेनेसिस हो गया तो सॉरी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फ्री O2 प्रेजेंट थी, क्या क्या एनर्जी का सोर्स था, किस तरीके से था, सारी की सारी कहानी हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके। तो क्या हो गया, अब लाइफ बन गई, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग बीइंग हो गया, ठीक है। अब लाइफ बनी हमारी। अब हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या है, पानी रुका, पानी के अंदर क्या थे, मॉलिक्यूल्स है, ध्यान सुनो, पानी के अंदर क्या थे भैया, पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स है। एक चार्ट मिसिंग है यहाँ पर, हाँ एक चार्ट मिसिंग है बच्चे, एक चार्ट मिसिंग है, वन चार्ट इज मिसिंग, वन चार्ट इज मिसिंग। लाओ मैं आपको समझा देता हूँ, मैं भी तो सोच रहा ना कुछ समथिंग इज मिसिंग हियर, ठीक है। मैंने नोट्स में डाली तो थी अपने बात ही, हाँ कैसे, ये देखिएगा, तो ये उसी की ही समरी है कि आखिरकार कैसे कहां पर क्या हुआ वो देखिएगा। शुरुआत में क्या थे भैया, सब एटॉमिक पार्टिकल थे। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब समझते हैं, जो पूरे के पूरे एटम नहीं थे, समझ में आ रही बात, क्या थे, सब एटॉमिक पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे, उनसे मिलकर क्या बनेंगे, एटम। कौन कौन से एटम ज्यादा डोमिनेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कौन से एटम ज्यादा डोमिनेंट थे, कौन से, समझ में आ रही बात। फॉस्फोरस भी था यहाँ पर, जिसमें हाइड्रोजन क्या था हमारा, मोस्ट अबंडेंट था, ठीक है। एनसीईआरटी बोलती है कि गैस का गोला जब कंडेंस होने लगा, बाद में हाइड्रोजन और हीलियम की भी क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में एटम से मिलकर के क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, H2, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे, ओ सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना लेंगे, वाटर की वेपर बन जाएगी, बनेगी। लेकिन वो वाटर टेम्परेचर कितना है, 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। वो वाटर कैसा बनेगा, सुपर हीटेड स्टीम होगा कि नहीं होगा। फ्री O2 एब्सेंट हो तो एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा भाई, वहां का रिड्यूसिंग रहने वाला है, रिड्यूसिंग रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। उसके बाद में मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, हमारे अर्ली कंपाउंड बनेंगे। अर्ली कंपाउंड क्या है, कि जो हमारे मॉलिक्यूल है ये मेटल के एटम के साथ में रिएक्ट करेंगे। जैसे मेटल के एटम के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करा, नाइट्रोजन रिएक्ट करा, तो क्या बनेगा, कार्बाइड और नाइट्राइड बने। और ये कार्बाइड और नाइट्राइड किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ में। वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया इन्होंने मीथेन बना दिया, समझ में आ रही बात। और बाद में मीथेन क्या है भैया, मीथेन तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो हमारे अर्ली कंपाउंड थे उनसे क्या बने, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। पहले क्या बना, मीथेन बना, बाद में क्या बनेगा, HCN भी बनेगा। अब ये जो आपके थे उसके बाद में और लंबा प्रोसेस चला तो और भी कंपाउंड बनने लगे, जैसे कि हमारा अमीनो एसिड बन गया, जैसे कि हमारा ग्लूकोज बन गया, प्यूरिन पाइरिमिडीन बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, फैटी एसिड बन गया। ये सारे के सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गए, हमारे यहाँ पर बन गए। अब इस सिंपल से क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। भैया तो मोनोमर है, मोनोमर से क्या बनेगा, पॉलीमर। जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या है, प्रोटीन, अरे नहीं है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से क्या बनेगा भैया, लिपिड बनेगा। प्यूरिन पाइरिमिडीन से क्या बनेगा, नाइट्रोजनस बेस बनेगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या बनेगा भैया, आपका पॉलीसेकेराइड बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, तो यही चीज यहाँ पर हुई कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। मतलब क्या हुआ भैया, प्रोटोप्लाज्म के जो जो मेन कंपोनेंट थे सारे सारे बन गए। प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लाइकोजन मेनली, लिपिड बना, न्यूक्लियोटाइड बना। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हुए, यहाँ पर बने। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स जो है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, सिंपल लिविंग बीइंग के अंदर। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक तो किसका इवोल्यूशन चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक तो केमिकल चल रहे थे, केमिकल इवोल्यूशन हो रहा था। अब कॉम्प्लेक्स से जब ये बना हमारा सिंपल लिविंग बीइंग, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ए बायोजेनेसिस बोलेंगे। अब लिविंग बीइंग बन गया, अब उस सिंपल लिविंग बीइंग से क्या बनेंगे, हमारे कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बनेंगे। इसको बोलेंगे बायोजेनेसिस बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपके। और ये ए बायोजेनेसिस एक बार लाइफ बन गई, उसके बाद में लाइफ में क्या होता चलेगा, इवोल्यूशन होता चलेगा। तो जो आपके सिंपल लिविंग बीइंग है ना, उनमें हमारे बने प्रोटोबायोंट बने, यूबायोंट बने, उसके बाद में प्रोकैरियोटिक बने, पहले यूनिसेल्युलर सेल बनी, उससे फिर हमारे क्या बनते हैं, यूकैरियोट बनते हैं। तो देखिएगा यहाँ से सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक के बनने तक क्या हुआ, केमिकल का इवोल्यूशन हुआ। और
वहां से आगे क्या बना भाई, हमारा ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है। बोलो भाई यहाँ तक कहानी समझ में आएगी नहीं? तो ये वाली स्लाइड हमारी क्या थी भैया, रह गई थी। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है, हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर क्या कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है आखिरकार वो हुआ तो हुआ कैसे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे नॉन लिविंग थे उनसे क्या बना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से सबसे पहले हमारे कुछ सिंपल लिविंग बीइंग बने। ठीक है, यानी कि थे तो मॉलिक्यूल ही, क्या थे भैया, थे तो हमारे क्या थे, मॉलिक्यूल थे। तो मैं बात कर रहा किसके बारे में, बात कर रहा हूं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले जो हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले जो हमारे सिंपल लिविंग मॉलिक्यूल बने वो कौन से थे भैया, हमारे प्रोटोबायोन थे। प्रोटोबायोन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, वे क्या थे, वे लिविंग मॉलिक्यूल थे। समझ में आ रही बात, वे क्या थे, वो लिविंग मॉलिक्यूल थे। तो फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल कौन थे भाई, प्रोटोबायोन। आ रही बात समझ। और ये ग्रोथ कैसे करते थे, ये ग्रोथ ऐसे करते थे, कहां पड़े, पानी के अंदर। पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है, अब ये पानी में पड़े तो पानी के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट को इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खाना। एक्चुअल में खाते नहीं थे, ये उसे एब्जॉर्ब करते थे। जैसे तुमने कॉटन पानी के अंदर डाल दी, कॉटन क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब करेगी। ऐसे ही ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे। लिविंग क्यों कहा गया मैं बता रहा हूं आपको इनको, क्योंकि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी लिविंग की तरह से दिखाई। क्या किया, ये मौजूद थे, अपने सराउंडिंग के ऑर्गेनिक कंटेंट को क्या करना शुरू कर दिया, एब्जॉर्ब करेंगे। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के बाद में दो बन जाएंगे। समझ में आ रही बात, तो ये लिविंग जैसी प्रॉपर्टी नहीं आ रही। तो ये कैसे करते हैं, ग्रो करते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके सराउंडिंग से डिवाइड करते थे, बड़ी जैसे बैक्टीरिया था। अब ये तीन फॉर्म है, मॉलिक्यूल थे ना, मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स में अब ये तीन फॉर्म में मिले। कुछ फॉर्म किसकी थी, कार्बोहाइड्रेट की और लिपिड की थी, उनको हमने क्या नाम दिया, वेसाइकल्स का नाम दिया। समझ में आ रही बात। कुछ फॉर्म किसकी थी, केवल और केवल लिपिड पे थी, उसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोस्फीयर का नाम दिया। कुछ फॉर्म्स केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट की थी, उनको हमने क्या नाम दिया, कोआसर्वेट्स का नाम दिया। तो कोआसर्वेट्स और प्रोटोबायोन दोनों आपके एनसीईआरटी के अंदर इनका इंडिकेशन है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात। तो ये आपके वेसिकल्स हुए, माइक्रोस्फीयर हुए, कोआसर्वेट्स हुए, तीनों के तीनों ही किसकी फॉर्म्स होती हैं भाई, प्रोटोबायोन की फॉर्म होते हैं। और कोआसर्वेट्स जो होते हैं, इसको ओपेरिन ने बताया था। ओपेरिन ने कहा था कि ये पहले 100 लिविंग मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल को बनाने में मदद की, जिनकी वजह जिनसे ही क्या बने हैं, सेल बने हैं। ये बात किसने बोली थी, उसने ओपेरिन ने बोली थी। और इनमें लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्लस इनमें कैटालाइटिक पावर, अपने आप को डिवाइड करने की पावर भी देखने नहीं मिलती। सर फिर आप तो बोल रहे डिवाइड किए, अब वो साइज बड़ा हो गया ना, तो बीच में से टूट गए। समझ में आ रही बात। तो ये क्या थे हमारे, ये थे प्रोटोबायोन। ठीक है, क्लियर है भैया, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये अंश कब मिले आपको, 4 बिलियन ईयर है। वो लाइफ का अंश जो पहली बार सबसे पहले शुरुआत में आया था ना अर्थ के ऊपर, वो किस फॉर्म में था, प्रोटोबायोन था। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम के बाद में क्या था, पहली नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आपको देखने मिली, कितने, 1 बिलियन ईयर एगो, सॉरी 3 बिलियन ईयर एगो, यानी कि इसके 1 बिलियन साल के बाद में आपको ये थोड़ा सा एडवांस, यानी कि इनमें क्या नहीं था, कैटालाइटिक पावर मौजूद नहीं थी, इनमें क्या मौजूद था, कैटालाइटिक पावर आ गई। यानी कि जो आपके प्रोटोबायोन थे उनमें कैटालाइटिक पावर जैसे ही आई, म्यूटेशन हुआ, तो उसको हमने क्या नाम दिया, यूबायोन्स का नाम दिया। यूबायोन्स कैटालाइटिक पावर रखते थे, कैटालाइटिक पावर रखते थे, रीजनरेशन वो सॉरी मतलब कैटलिस्ट जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन थी उसको रिलेटेड उनसे मतलब काम करने की कैपेसिटी उनके अंदर आ गई थी। तो सेल नहीं थे, लेकिन लाइफ की फॉर्म्स वहां पर आपको दिखाई पड़ रही, प्रॉपर सेल यहाँ पर नहीं थी। क्योंकि सेल के लिए क्या था, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली कहानी, रिप्रोडक्शन करने का कहानी, ग्रोथ की कहानी, मेटाबॉलिज्म वाली कहानी, उन कहानी से भी क्या था, ये हमारा वंचित था। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इनके पास में कैटालाइटिक पावर आई। अब जो इनका न्यूक्लिक एसिड था ना, ध्यान सुनिएगा, जो इनका न्यूक्लिक एसिड था ना, वो रेप्लिकेशन नहीं करता था। डीएनए आरएनए में क्या नहीं था, रेप्लिकेशन नहीं था। डीएनए तो था पहले, इनमें आरएनए वाला मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर सकते हैं। उसमें म्यूटेशन हुआ और उसने क्या स्टार्ट करना शुरू कर दिया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड वो बन गया। यानी कि वो न्यूक्लिक एसिड जो रेप्लिकेशन नहीं कर पा रहा था, अब उसने क्या शुरू कर दिया, अपने आप को डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया, बन गया हमारे यूबायोन बन गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है भैया। और ये यूबायोन अपने सराउंडिंग के सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते गए, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रोफ्स के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही बात, खा रहे ना, खुद तो नहीं बना रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक थे, पहली सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी जो कि 2 बिलियन ईयर एगो या 2000 मिलियन ईयर एगो, दोनों डाटा एनसीईआरटी के अंदर है। ये क्या थे, हमारे कीमो ऑटोट्रोफिक थे। कीमो ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या, कीमो हेटेरोट्रोफिक बोलेंगे सॉरी ने। ये कैसे थे हमारे कीमो हेटेरोट्रोफिक, ये अपने सराउंडिंग के क्या खाने लगे, अपने सराउंडिंग के न्यूट्रिशन ले लेने लगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। और एनारोबिक भी थे कि नहीं थे। कीमो हेटेरोट्रोफिक से क्या बने हमारे, ऑटोट्रोफिक बने। ऑटोट्रोफिक में पहले कीमो ऑटोट्रोफिक बने, फिर क्या बने हमारे, फोटो ऑटोट्रोफिक। कीमो का मतलब जो लाइट का यूज नहीं करे, फोटो का मतलब जो लाइट का यूज करे। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल बना। तो ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कब हुई, 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, 4.5 बिलियन ईयर एगो। लाइफ की फॉर्मेशन कब हुई, 4 बिलियन ईयर एगो। लाइफ के अंश कब आए, 4 बिलियन। किस फॉर्म में आए, प्रोटोबायोंट की फॉर्म में। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई, यूबायोट्स के फॉर्म में। कब आई है, 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई आपके, 2
बिलियन ईयर है वो, ये आपको क्या रखनी है भैया, याद रखनी है। सारा टाइम फ्रेम कहाँ है आपको ध्यान रखना। अब आप देखिएगा सर ऑटोट्रोफिज्म कैसे बना, एविडेंस क्या मिले, एविडेंस ये मिले कि हाँ चलो कोई बात नहीं, एविडेंस क्या मिले, ठीक है सब ठीक, ठीक है भाई, हाँ भाई इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा मैं, ये क्या है हमारा ऑटोट्रोफिज्म, तू नहीं जाता शेर, वहां जाके ना काम करना पड़ेगा है। कितना टाइम हो रहा, 55, आज तो पूछ जाएगा भाई, 1 घंटे से ऊपर का है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ, मतलब इस साल फर्स्ट नहीं, पहले तो 2-2 घंटे के भी हमारे, कहाँ गया भाई हमारा, हाँ भाई समझ में आ रही नहीं यार बात। अब यहाँ क्या बोला सर, ये तो हेटेरोट्रॉफिक बने थे ना, है भाई, ये तो आसपास से खाना खा रहे होते हैं, फिर अपना खाना बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। एक डायलॉग याद रखिएगा कि जीवन अपनी राह खुद ढूंढता है। आरी बात समझ, तुम्हें अगर कोई मुझे पानी में फेंक दे, भले ही मेरे पे तैरना ना आता हो, हाथ पैर तो मैं जरूर मारूंगा, कुछ ना कुछ पकड़ने की कोशिश जरूर करूंगा, बचने की कोशिश जरूर करूंगा, और हो सकता है कि अगर मैं बिल्कुल डूब रहा हूं और मुझे कोई सांप लहराता हुआ दिखाई पड़ रहा, मैं उसकी पूंछ पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश करूं। समझ रहे, नहीं समझ रहे बात, अरे हरी बात समझ में क्लियर है, कुछ भी कर सकता हूं मैं, ठीक है। तो जीवन अपनी राह खुद ढूंढता है। लाइफ कैसी बनी पहले सर, अरे मास्टर ये बनी हेटेरोट्रॉफ की फॉर्म में। पहले जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे ये हेटेरोट्रॉफिक थे, केमिकल को खा खाकर, कीमो हेटेरोट्रॉफ केमिकल खा खाकर अपना पेट भर रहे थे। आरी बात समझ में, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन्होंने अपना खाना बनाना खुद शुरू कर दिया। तो इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहानी क्या है कि जो आपके कीमो हेटेरोट्रॉफ थे ना, इन्होंने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सेसिव यूज कर लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहां था, पानी के अंदर था, क्योंकि पानी रुका हुआ था। और धीरे धीरे टेम्परेचर और भी ज्यादा डाउन होने लगा अर्थ का, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे साल बीतते गए अर्थ का टेम्परेचर क्या होने लगा, और ज्यादा डाउन होने लगा। तो भैया अपने आसपास का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब बढ़ते गए, खाते गए, अब तो कैटालाइटिक पावर भी आ गई, डिवाइड करने लग गया न्यूक्लिक एसिड, नंबर बढ़ गए इनके, खाने लगे खाने लगे खाने लगे, यूपैरियोट खाने लगे खाने लगे खाने लगे। नतीजा ये हुआ कि इतना ज्यादा एक्सेसिव खा दिया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या देखने मिल गई भाई, डेफिशिएंसी हो गई। अब डेफिशिएंसी हो गई तो मरेंगे क्या है, नहीं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो कुछ तो खत्म हो गए, और कुछ ने क्या किया, अपना ओन फूड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होती है, जो पानी के अंदर मौजूद केमिकल से सोर्स ऑफ एनर्जी इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, पहली बार अपना फूड खुद बनाना शुरू करा, यानी कि ये बन गए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोट्रोफिज्म। पहले बने ऑटोट्रोफिक, लेकिन वो कौन से थे, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया बनते थे, केमिकल की मदद से अपना फूड खुद बना रहे। आरी बात समझ, 3 तरह के बैक्टीरिया यहां पर मेनली थे। हमारे थे ऐसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया, एक आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया। समझ में आ रही बात। अब ये जो आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया होता है ना, इनके अंदर जो आयरन था, कुछ बैक्टीरिया के अंदर उस आयरन कंटेनिंग कंपाउंड में क्या हुआ भाई, म्यूटेशन हुआ। क्या हुआ भाई, म्यूटेशन हुआ। आरी बात, मतलब सभी की बात हो रही, कुछ में क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। और म्यूटेशन होकर के फॉर्मेशन किसकी हो गई भाई, क्लोरोफिल की फॉर्मेशन हो गई। और क्लोरोफिल की खूबी क्या है कि वो सनलाइट को ट्रैप करना जानती थी। जैसे ही क्लोरोफिल बना तो तब उन्होंने फॉर्म कर दिया फोटो ऑटोट्रोफिक, अपना खाना खुद बनाने लग गए सनलाइट की मदद से। समझ में आ रही बात। लेकिन अभी भी जो बैक्टीरिया सनलाइट की मदद से अपना फूड खुद बना रहा था, वो कैसा था भाई, वो हमारा एनारोबिक था। कैसा था भाई, एनारोबिक था। वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता था, वो क्या रिलीज करता था, वो सल्फर रिलीज करता था। पानी को नहीं लेता था, वो वाटर का यूज नहीं करता था, वो किसका यूज करता था, H2S का यूज करता था। समझ में आ रही बात। धीरे धीरे H2S की डेफिशिएंसी और होने लगी, एडेप्टेशन और बढ़ने लगी, तो फोटोसिंथेसिस उन बैक्टीरिया ने करना स्टार्ट कर दिया। और फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस अर्थ के ऊपर कौन आते थे, साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑलरेडी बता चुका हूं। इन्होंने क्या किया, जैसे पहले सल्फर रिलीज करते थे, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू कर दिया और वाटर की स्प्लिटिंग यहां पर होना स्टार्ट हो गई। अब जैसे ही ऑक्सीजन बनने लगी तो एटमॉस्फेयर जो रिड्यूसिंग था अब तक, जिसमें एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं थी, वो किस में कन्वर्ट होने लगी भाई, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में कन्वर्ट होने लगा। ऑक्सीजन वहां पर आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या था, अब लाइफ की फॉर्मेशन हो गई ना, यहाँ पर लाइफ की फॉर्मेशन खत्म हो गया। अब लाइफ का इवोल्यूशन क्या होता है यहाँ पर शुरू होता है। और इसके ऑक्सीजन रिलीज होने से यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट ये पड़ा कि जो आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ओजोन के लेयर की फॉर्मेशन हो गई और हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसेस थी, उन्होंने क्या बना दिया, एक लेयर बना दी। और उस लेयर को हम क्या नाम देते हैं भैया, एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। यानी अब यहाँ पर जिंदगी आ चुकी है, सर्वाइव रहने के लिए बहुत बेस्ट कंडीशन यहाँ पर हमारी बन चुकी थी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं सर, ये जो हम केमिकल इवोल्यूशन की जो बात कर रहे हैं कि कार्बन से हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन से वाटर बना, ये एवं ही है, कुछ प्रूफ भी है इनका।
क्या ये हाइपोथेसिस है? तो इसी चीज को, एक मिनट, क्या हुआ भाई? अच्छा सॉरी। तो उसी चीज को समझाने के लिए दो एक्सपेरिमेंट यहां पर किए गए, ठीक है। दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, दो तरह के एक्सपेरिमेंट था। एक था एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट और एक था मेटेरोइड कंटेंट का एक्सपेरिमेंट। मेटेरोइड का मतलब जो उल्कापिंड हमारी धरती पर किसी दूसरे प्लेनेट से आगे गिरते हैं, उनको केमिकल एनालिसिस किया। तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात को समझाने के हमारे पास में दो तरीके, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट। एसएल मिलर ने क्या किया, इन्होंने एक सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किया। सिमुलेशन का मतलब समझते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसी कंडीशन क्रिएट करी जो अर्थ पर पहले से मौजूद थी। समझ में आ रही बात? इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बोला स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट था, जो कि लगभग 18 दिन तक चला। उसमें उन्होंने मेनली 3 गैसेस का यूज किया, मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन का, 2:1:2 का। और इन तीनों गैसेस से ही उन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि सिंपल अमीनो एसिड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये बना करके दिखाए। और फिर अगर और लंबा उस एक्सपेरिमेंट को चला तो उससे क्या बनाकर दिखाए, कॉम्प्लेक्स बनाए। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स तक के तो केमिकल इवोल्यूशन हुआ। तो ये उन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि बेटा ये हवाबाजी की बात नहीं है, ये रियलिटी की बात है कि प्रूव हुआ है, हम लैब के अंदर बना करके आपको दिखा चुके हैं। समझ में आ रही बात? तो ये एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखिएगा क्या है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका सेटअप देखिएगा क्या है। देखो ये एक तरफ क्या है, एक तरफ ये बड़ा सा क्या है, बड़ा सा कंटेनर है। इसके अंदर क्या रखा, बिल्कुल खोलता हुआ पानी, और उसके नीचे हीट का सोर्स लगाया। पानी अच्छा खासा खोलता हुआ रखा, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इधर क्या लगाया, ये एक बड़ी सी कंटेनर ली, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दी 2 इलेक्ट्रोड। इन दोनों का जो कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर यहाँ पर इन्होंने रखा। यानी कि कुछ कुछ कंडीशन इन्होंने कैसे रखी, अर्थ के जैसी जो सिमिलर थी वो कंडीशन यहाँ पर रखी। इसके अंदर गैस भरी, कौन कौन सी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, 2:1:2 के रेशियो में, ठीक है। सर ये वाटर भी तो लिख रहा, तो वाटर तो यहीं से आया ना, वाटर तो यहीं से आया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, यहां से लगा दिया उन्होंने कंडेंसर, ठीक है। क्या लगा दिया भाई, कंडेंसर, ठीक है। और ये कंडेंसर यहाँ से आने के बाद में क्या है, ये कंडेंसर यहाँ से आने के बाद में ये प्रोब हो गया, नॉब हो गया। यहाँ से ये सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से अपना वापस ले सकते हैं। अब हुआ क्या, इसके अंदर पानी खोल रहा, खोलते पानी की क्या बनेगी, वेपर बनेगी। सबसे पहले तो इसको चालू करने से पहले उन्होंने वैक्यूम पंप करके यहाँ पे कैसी कंडीशन क्रिएट कर दी, हवा ही बाहर निकाल दी। मतलब यहाँ पे एटमोस्फेयर नहीं है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर पहले बना दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे बॉइल किया। अब जैसे बॉइल किया तो वाटर की वेपर कहां जाएगी, ऊपर ट्रेवल करेगी, अरे करेगी नहीं करेगी, वाटर की वेपर कहां आएगी, यहां पर आएगी। इलेक्ट्रोड को चालू कर दिया, स्पार्क आने लगे, लाइटनिंग होने लगी, एनर्जी मिलने लगी। तो ये वाटर, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। मिक्स होकर के यहाँ पर भी तो सॉल्यूशन टाइप तैयार होगा, नहीं होगा। उसको कहां लिया गया, वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर कंडेंसर लगा रखा, वो वेपर जब नीचे की तरफ आएंगी तो यहाँ से, इसमें कंडेंसर के अंदर क्या सप्लाई दे रखी, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी यहाँ पर दे रखा। अब जैसे ये नीचे की तरफ आएंगी तो ये कंडेंस होगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। वो लिक्विड इकट्ठा करके जब यहाँ पर कंटेनर में लेंगे ना नीचे, तो इन्होंने पाया कि 18 दिन के बाद में, अब क्या यहाँ पर इन्होंने अमीनो एसिड लिया, नहीं लिया, लेकिन उसमें क्या मिला, सिंपल अमीनो एसिड। क्या यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लिया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट। क्या लिपिड मिला, सिंपल लिपिड, सिंपल नाइट्रोजनस बेस, सिंपल फैट। हरी बात समझ, सारी की सारी चीजें वहां पर देखने मिली। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और लंबा चलाया तो कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने मिल गए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये जो हम अर्थ पर अब तक बात करते हुए केमिकल इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये सारी की सारी कहानी ठीक है। लगभग 18 दिन के करीब क्या चला, एक्सपेरिमेंट चला। उसके बाद में क्या है, मेटेरोइड, जो हमारा उल्कापिंड होता है, दूसरे प्लेनेट से आकर के कोई टुकड़ा गिरा है, उसको एनालाइज करके देखा। जैसे एनालाइज करके देखा तो पाया कि उस टुकड़े में, उस उल्कापिंड के टुकड़े में भी ऐसे ही सिमिलर कंपाउंड थे जैसे हमारी अर्थ के हैं। समझो बात को, दूसरे ग्रह से आया हुआ है, दूसरा कोई टुकड़ा उल्कापिंड आकर हमारी धरती पर गिरा, एनालाइज किया, पता लगा जो कंपोजिशन हमारी अर्थ का है लगभग वही कंपोजिशन किसका है भाई, उस टुकड़े का है। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो प्रोसेस हमारी अर्थ पर हुआ है वो उस यूनिवर्स में और भी गैलेक्सीज पर देखने मिला है, और भी प्लेनेट के ऊपर आपको देखने मिला है। तो क्या कहा गया कि सिमिलर प्रोसेस अकर हुआ है एल्सवेयर इन द स्पेस। और इन लिमिटेड एविडेंस की वजह से केमिकल इवोल्यूशन कुछ लोगों ने सही माना और कुछ लोगों ने एविडेंस को भी क्या कर दिया भाई, नकार दिया। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा पूरा का पूरा इवोल्यूशन की आज की सीरीज, जिसमें हमने क्या देखा कि लाइफ कैसे बनी, अर्थ कैसे बनी, बिग बैंग थ्योरी क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्यों आए, फोटोट्रोपिज्म का कांसेप्ट कहां से आया, कौन कौन सी थ्योरीज हमने यहां पर थी, ये सारी की सारी थ्योरीज बेटा आप क्या कर चुके थे, देख चुके थे। अब कल की क्लास में हम क्या बात करेंगे कि एविडेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन के एविडेंस तो देख लिया हमने। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है उसके क्या एविडेंस है, क्या वाकई में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से मल्टी आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आखिरकार बने कैसे, क्या वाकई में लाइफ ऐसी थी, क्या वाकई में ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो शुरू से हम देख रहे हैं, मतलब क्या हमेशा से ऐसे रहे जो आज हम दिखाई पड़ रहे हैं, या शुरू में कुछ और थे आज कुछ और थे। और ये बात जानने के लिए देखिएगा अगला एपिसोड। और इसी के साथ में आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए।